Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development chapter 2, Indian economy 1950 to 1990, chapter 2nd part 2. In this video we discuss about the economic planning. Actually after independence our country follow mixed economic system, that is the combination of socialist economy and capitalist economy. Socialist and capital economy we discussed in previous video. So now we discuss economic planning. After independence, when we follow mixed economy, then we face the problem how to implement the mixed economy as a effective tool. It means Britishers left in India backward and stagnant economy. So the problem is that how to improve our GDP and our all three sectors, that is primary, that means agriculture sector, secondary means manufacturing and industrial sector, and tertiary that is service sector. Okay, so देखें इस टॉपिक में in economic planning. After adopting mixed economic system, the next important step of the government was to revive the poor and backward and stagnant economy. Okay, यानी कि गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट कैसे अपनी इकोनॉमी को, जो पुअर है उस इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव करे. ओके, गवर्नमेंट वॉज रिवाइव मतलब फिर से जीवित करना, पुनर्जीवित करना. रिवाइव द पुअर, बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी. देखिए गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ा टास्क था कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को फिर से कैसे पुनर्जीवित करे, फिर से कैसे रिवाइव करे. कैसी इकोनॉमी? द पुअर, बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ छोड़ के गए थे. कैसी? बैकवर्ड इकोनॉमी को. ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग. यानी कि अब गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया जिसको नाम दिया इकोनॉमिक प्लानिंग. ये इकोनॉमिक प्लानिंग नाम क्यों दिया? क्योंकि इसकी हेल्प से गवर्नमेंट हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती थी, जीडीपी को इंक्रीज करना चाहती थी. इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ डिसीजंस लेने थे. टेक मेजर डिसीजन, डिसीजंस क्या थे? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस. व्हाट, हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस. गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेने थे? टेक मेजर डिसीजंस, व्हाट, हाउ एंड होम, यानी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ कैसे प्रोड्यूस किया जाए, एंड होम किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. ये गवर्नमेंट के सामने पड़ी सिचुएशन थी. तो इकोनॉमिक प्लानिंग में फिर उन्होंने डिसीजन लिया, द कॉन्सियस डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल. ओके, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, इसको आप ध्यान रखना, वन वर्ड में 1 मार्क्स में आ जाता है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असाइंड अ लीडिंग रोल टू पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो एनकरेज टू बी पार्ट ऑफ प्लान एफर्ट्स, यानी कि इस प्लानिंग में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही साथ में काम करना था. क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी थी? अब मिक्स्ड इकोनॉमी थी. प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, उस टैक्स की हेल्प से, टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट की अर्निंग हो रही है, उसकी हेल्प से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सोशल वर्किंग के काम कर सकती है और डेवलपमेंट के काम कर सकती है. टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन इन 1950.
to make economic planning effective, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग को क्या बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया प्लानिंग कमीशन, यानी कमीशन बनाया जिसका काम प्लान करना था। तो क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन। कब बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया इन 1950, 1950 में इसको सेटअप किया गया प्लानिंग कमीशन को। ओके, और जो उसके चेयरमैन थे वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। ओके, यानी कि प्लानिंग कमीशन बनाया प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए 1950 में। उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर। द पर्पज ऑफ प्लानिंग कमीशन was to carefully assess the human and physical resources of the country and to prepare the plan for the effective use of resources। यानी कि हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये चीज़ें हमने आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर में, जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इफेक्टिवली यूज़ किया जाए, अपने कंट्री के रिसोर्सेज को हम यूज़ करके बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकें। इन सब चीज़ों पे उस वक्त प्लान किया जा रहा था प्लानिंग कमीशन के थ्रू। द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एज अ 5 ईयर। जब आपने पढ़ा होगा 9th-10th में 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान जो बने थे वो इसी कमीशन के अकॉर्डिंग बने थे, और ये इसको हमने फॉलो किया था सोवियत यूनियन से। ओके, द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड प्लानिंग पीरियड ऑफ एट 5 ईयर। तो यहाँ लिख देंगे प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 years प्लान। ओके, यानी कि जो 5 ईयर प्लान चले थे, 5 ईयर प्लान ये किसने इंट्रोड्यूस किए, प्लानिंग कमीशन ने। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1950 में। इसके चेयरमैन कौन थे, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर। अब आपसे पूछा जा सकता है प्लान क्या होता है, वैसे एग्जामिनेशन में नहीं आता, लेकिन आपको खुद की नॉलेज के लिए पता होना चाहिए प्लान क्या होता है। प्लान एक सिस्टमेटिक कह सकते हैं, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड। प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, स्कीम की, जो उसमें हमारी स्कीम है, प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है, वर्किंग है ना, और जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, यानी सब कुछ हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, क्या हमारे टारगेट्स हैं, क्या हमारा वे है, क्या हमारा पाथ है, एवरीथिंग इज मेंशन इन द प्लान। ओके, और इसकी प्लान बनाने से हमें क्या हेल्प मिलती है, हेल्प हमारी यही है कि हम उस चीज़ को बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, विद इन टाइम अचीव कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान बनाने के उद्देश्य क्या थे, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था, तो आप समझ सकते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान टू मेक इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री, to reduce the problem in the society, social and also economical, and many more problems are present in the economy that was reduced। उनको reduce करना था किसकी हेल्प से, प्लानिंग कमीशन की हेल्प से। तो हम इसके गोल्स बताएंगे अब। ओके, यानी कि गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 ईयर प्लान के क्या गोल्स थे। तो इनके जो बेसिक गोल्स थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी उसके पहले कुछ थ्योरी का पार्ट उसे कवर करें। तो 5 ईयर प्लान्स हैव ऑल्सो टेकन केयर इंश्योर द वीकर सेक्शन, यानी कि 5 ईयर प्लान में वीकर सेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, कैसे भी करके इनको डेवलप किया जाए। ओके,
ऑफ द पॉपुलेशन बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ओके, तो 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस किए गए थे उनका मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, जो इकोनॉमिक गरीबी थी, उसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है, खत्म करना है। रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एंड टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री, एंड टू मेक एज इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। यानी कि 5 ईयर प्लान का जो उद्देश्य था, जो गोल था, रिमूव करना था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को, इकोनॉमिक गरीबी को, और टू मेक बनाना है, मतलब इंट्रोड्यूस करना है इंडिया को कैसे? डेवलप कंट्री की तरह, इंडिया को डेवलप कंट्री की तरह उनको इंट्रोड्यूस करना है। एंड द 5 ईयर प्लान हैव ऑल्सो टेकन केयर टू इंश्योर दैट द वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, यानी कि इंश्योर करना है वीकर सेक्शन की हेल्प की जाए। इंश्योर दैट द वीकर सेक्शन, केयर स्पेशली, केयर स्पेशली वीकर सेक्शन, यानी कि जो हमारे गरीब लोग थे, जो हमारे इकोनॉमिक पुअर लोग थे, ठीक है, कह सकते हैं इकोनॉमिक पुअर लोग थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था, उसको हमें कैसे करना है? अपग्रेड करना, उनकी हेल्प करनी है। अदरवाइज वो हमेशा के लिए गरीब रहेंगे और गवर्नमेंट पे एक तरीके से बर्डन रहेगा। अगर वो तरक्की कर जाएंगे, वो पढ़ लिख जाएंगे, तो क्या होगा? वो खुद के लिए सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, और गवर्नमेंट को उनकी दोबारा हेल्प नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज गवर्नमेंट के ऊपर वो हमेशा एक बर्डन बने रहेंगे, गवर्नमेंट को ऑलवेज उनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो वीकर सेक्शन पे स्पेशली फोकस था इसमें। आगे द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस लॉन्च फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 एंड एंडिंग 31 मार्च 1956। तो यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल को। अपना जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1951 टू 31 मार्च 1956, यानी कि 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक का जो टाइम था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम था। ओके, इसकी बार एवरी 5 ईयर पे हमारे 5 ईयर प्लान चलते रहे। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, नेचुरल डिजास्टर हुए, चाइना से वॉर हुआ, पाकिस्तान से वॉर हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, उस टाइम पे आगे चल के ईयर प्लान भी इंट्रोड्यूस किए गए, 5 ईयर प्लान को रोक दिया गया। ईच 5 ईयर प्लान listed in basic goal of India's development which served as the guiding principle of Indian planning, यानी कि हर एक 5 ईयर प्लान के जो गोल्स थे वो गोल्स क्या थे? इंडिया को डेवलप किया जाए, यानी कि हर एक 5 ईयर प्लान में कुछ स्पेशल बात थी, जैसे फोकस ऑन एग्रीकल्चर, फोकस ऑन रूरल एरिया, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंट, फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फोकस ऑन मेडिकल सेक्टर, फोकस ऑन एजुकेशन स्पेशली। बट ओवरऑल जो इसका मीन्स था वो था इंडिया को कैसे भी करके डेवलप किया जाए, इंडिया की कैसे भी करके तरक्की की जाए। अब उसमें जो इसके गोल्स थे उनको हम डिफाइन करते हैं। बेसिक गोल्स आर, जो बेसिक गोल्स थे वो क्या थे? जो हर एक 5 ईयर प्लान में थे, चाहे वो हिडन हो, डायरेक्ट उनके बारे में बात नहीं की जा रही हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट वही है। तो बेसिक गोल क्या थे इसके? जो बेसिक गोल्स थे उनको हम शॉर्ट में बोलते हैं जेम्स, GEMS। इनको याद करने का तरीका है, बेसिक गोल्स आर जेम्स, GEMS। G फॉर होगा ग्रोथ, ओके। E फॉर होगा इक्विटी, M फॉर होगा मॉडर्नाइजेशन,
और एस फॉर होगा हमारा सेल्फ रिलायंस। ठीक है, यानी कि जो बेसिक गोल्स हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैनी टाइम्स एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, होम एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। तो जी फॉर ग्रोथ, ई फॉर इक्विटी, एम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एस फॉर सेल्फ रिलायंस। नाउ वी डिस्कस वन बाई वन, that is growth, equity, modernization and self-reliance. Okay, so overall means is that growth means overall growth of the country in each and every sector. Equity means the growth is not especially for urban sector, urban area, rich people. Equity is especially for rural areas and helpless sector and weaker section. Means इक्विटी का फोकस होगा कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसकी हेल्प करके उसको अपग्रेड किया जाए। एंड मॉडर्नाइजेशन मीन्स लिविंग स्टेटस को, लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया जाए। एंड सेल्फ रिलायंस मीन्स वी ग्रोथ विद द डोमेस्टिक रिसोर्सेज। हमें ग्रोथ करनी है अपने कंट्री के रिसोर्सेज से। वी आर रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि हमें गुड्स के इम्पोर्ट पे जो डिपेंडेंसी उसको खत्म करना है। हमको सेल्फ रिलायंस बनना है, अपने फूड ग्रेन्स को अपने डोमेस्टिक कंट्री से ही अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रोथ, इक्विटी एंड मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल्सो सेल्फ रिलायंस। सो फर्स्ट वन इज ग्रोथ। You know very well about the growth. Growth means the increasing the GDP in countries respective, and self-respective growth means upgradation in the economy, income and self knowledge. Okay, growth का मतलब तरक्की से होता है, किसी भी चीज़ के बढ़ने से होता है। The stagnation during the British rule forced the planners to make economic growth at the first and the foremost objective of Indian plans. Growth refers to increase in the country's capacity. Growth का मतलब क्या है? Increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. Growth means increase in the country's capacity. Increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. Goods and services यानी कि इंक्रीज करना है कंट्री की कैपेसिटी को। क्या प्रोड्यूस करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस क्या करने वाले हैं हम? गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर। यानी कि ग्रोथ से मतलब है हमको अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना है। इंक्रीज द प्रोडक्शन नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज। जब हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या होगा? मोर जॉब क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमें। ओके, तो उससे हमारी ग्रोथ होगी, हमें मनी मिलेगा। इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। यानी कि मैं कंट्री के अंदर रह के अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करते हुए जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है, मोर पर्सन्स को वर्क प्रोवाइड करना है, जिससे हमारी जीडीपी इंक्रीज हो, नेशनल इनकम इंक्रीज हो। आगे इसमें ग्रोथ इंप्लाइज, ग्रोथ कैसे कैसे हो? आइदर लार्जर स्टॉक टू प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? लार्ज स्टॉक बना सकते हैं प्रोडक्टिव कैपिटल का, यानी कि हम अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। ओके, larger stock of productive capital
और ग्रोथ का मतलब क्या हो सकता है? लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। सपोर्टिंग सर्विस, देखो गुड्स की बात की जाए तो प्रोडक्टिव कैपिटल की बात की जा रही है, और सर्विसेज की बात की जाए तो लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग एक्सेट्रा। सर्विस में केवल इतना ही नहीं आता, सर्विस का फील्ड बहुत वाइड है। ओके, यानी कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको कंट्रीज के एवरी पार्ट में, एवरी जोग्राफिकल एरिया पे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोड हो, अदरवाइज एयरवे हो। एंड उसके सेटलमेंट के लिए, पेमेंट के सेटलमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत है? बैंकिंग की। ओके, यानी कि हमें अपने मनी को चैनलाइज करना है एक सिस्टम के थ्रू। उसके बाद लास्ट है इसमें ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, यानी कि हमें अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी, increase in the efficiency of productive capital and services। ओके, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, यानी कि हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है किसकी? प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विसेज की। यानी कि जो कुछ भी हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाट एवर वी प्रोड्यूस एट दैट टाइम, देन वी इंक्रीज आवर प्रोडक्शन लेवल, मे बी सर्विसेज और मे बी गुड्स। यानी कि जो भी हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमें सर्विस सेक्टर भी इंक्रीज करना है। और कैसे इंक्रीज करना है? अपने कंट्री के रिसोर्स से, यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, अब इसके आगे पॉइंट आता है, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी। यानी कि गुड इंडिकेटर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का? जीडीपी का इंक्रीज होना। तो यहां लिखूंगा मैं गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो हमारी इकोनॉमी भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जीडीपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि जीडीपी को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, जीडीपी क्या है। जीडीपी की बात की जा रही है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि रेफर्स टू मार्केट वैल्यू, मार्केट की वैल्यू क्या है? ऑल, यानी कि सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। देखो जीडीपी की बात की जा रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है, इसलिए कंट्री की बात की जा रही है। अगर नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाती तो हम नेफिया को भी ऐड करते। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है इसलिए हम कंट्री को लेके चलेंगे। कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, यानी कि जीडीपी क्या कहता है? इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, जो कि कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर। ओके, ये जीडीपी की बात है। आगे है, जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर। जीडीपी कहाँ से बनती है? डिफरेंट सेक्टर से। आपके 3 ही सेक्टर हैं, वो सबको पता है कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहाँ लिख देते हैं जीडीपी डेराइव्ड फ्रॉम
GDP derived from different sector. डिफरेंट सेक्टर कौन कौन से? एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉमा इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड लास्ट क्या है हमारा? सर्विस सेक्टर। ओके, जीडीपी किन सेक्टरों से मिलके बनती है? हमारे ऑल थ्री सेक्टर से मिलके। इन्हीं तीनों सेक्टर्स के अंदर हमारे सारे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड टर्सरी सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर। ओके, आगे देखते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेक्स अप स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर जीडीपी इंक्रीज, यानी कि सर्विस सेक्टर का शेयर जीडीपी के अंदर इंक्रीज हुआ 1990 के आसपास। यानी कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो इस वक्त इन दोनों सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों से ज़्यादा ही हमें वो जीडीपी दे रहा है, यानी कि हमारी नेशनल इनकम में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, देखें कैसे। बाई 1990 द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर वाज 40.59%। 1990 के टाइम पे हमारे जो सर्विस सेक्टर से जो प्रोडक्शन मिल रहा है, जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, वो 41% के अप्रॉक्स मिल रहा है, मोर देन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा है। ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा। ग्रोथ की बात की जाए, इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी प्रोड्यूस टू आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमें ग्रोथ करनी है, ओवरऑल ग्रोथ करनी है किस चीज़ की? हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की। लार्जर स्टॉक टू प्रोडक्टिव कैपिटल, हमारा जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसका स्टॉक हमको बढ़ाना है। लार्जर साइज ऑफ प्रोडक्शन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, जो भी सर्विसेज हैं हमें उनको भी इंक्रीज करना है। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, और ओवरऑल हमें अपने प्रोडक्शन को और सर्विसेज को इंक्रीज करना है। इन सब के करने से हमारी ग्रोथ डेफिनेट है। आगे गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज इन जीडीपी। अब ये पता कैसे चलेगा कि इनमें इंक्रीज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है? तो इससे पता चलेगा जीडीपी से। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इनमें भी इंक्रीज हो रहा है। अब जीडीपी किससे मिलके बनती है? जीडीपी तीनों सेक्टर से मिलके बनती है। जीडीपी क्या है? इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये मार्केट वैल्यू है सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की, जो कि हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। ग्रोथ के बाद क्या आएगा? मॉडर्नाइजेशन। हम बात करेंगे अब मॉडर्नाइजेशन की। बात करेंगे अब हम मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है अपने लेवल को अपग्रेड करना, प्रेजेंट के लेवल को अपग्रेड करना। ओके, तो है इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। raise the standard of living of people। ओके, यानी कि किसका स्टैंडर्ड रेज करना है हमें? लिविंग ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के रहने के तरीके को हमें क्या करना है? रेज करना है। लिविंग ऑफ पीपल को हमें रेज करना है, उसके स्टैंडर्ड को हमें रेज करना है। ये बात है मॉडर्नाइजेशन की, यानी कि हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, न्यू इनोवेशंस को अडॉप्ट करना है। हमें जो सोसाइटी में जो बैड हमारे कल्चर हैं, जो गलत प्रथाएं हैं, उनको क्या करना है? ख़त्म करना है और प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है। तो इसमें पहली बात की जाएगी एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी।
यानी कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कैसे करेंगे? जब हम ग्रोथ करेंगे तभी तो हमारे पास इनोवेशंस आएंगे। मॉडर्नाइजेशन एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज। कैसे इंक्रीज करना है? इंक्रीज बाय द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हमें करना क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज बाय द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, इससे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड्स ऑफ वेराइटी, यानी कि नई तरीके के बीजों का यूज़ करके फार्मर अपनी एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है सेम पीस ऑफ लैंड में, यानी कि उतनी ही ज़मीन में पहले से ज़्यादा पैदावार ले सकता है, पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकता है, आउटपुट ले सकता है बाय द हेल्प ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल हो सकता है, अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग ऑफ न्यू टाइप ऑफ मशीन, यानी कि वो फैक्ट्री उतने ही टाइम में, उतनी ही लेबर से, उतने ही टाइम पीरियड में नई मशीन के यूज़ से, नई टेक्नोलॉजी के यूज़ से पहले से ज़्यादा आउटपुट ले सकती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें चेंजिंग सोशल आउटलुक। अब हम सोशल आउटलुक की बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन के अंदर। चेंज इन सोशल आउटलुक, सोशल आउटलुक में स्पेशली बात की जाएगी यहाँ पे वुमेन की। वुमेन की एजुकेशन पे ध्यान देना है, वुमेन की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है, सोसाइटी के अंदर उनके लेवल को अपग्रेड करना है, सोसाइटी के अंदर उनको जगह देनी है, स्थान देना है, उनको प्लेस देना है। ओके, मॉडर्नाइजेशन आल्सो रिक्वायर्स चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज अ जेंडर एम्पावरमेंट। बस बात वहीं आ गई, जेंडर एम्पावरमेंट की। ओके, फोकस ऑन जेंडर एम्पावरमेंट, यानी कि किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है जेंडर एम्पावरमेंट पे। ओके, क्योंकि जेंडर एम्पावरमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम दैट टाइम इन आवर सोसाइटी टू और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, लिखा हुआ है, और प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करना है? इक्वल राइट्स टू वुमेन, यानी कि स्पेशली वुमेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने हैं। ओके, टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू वुमेन। A society will be more civilized and prosperous if it makes use of talents of women in the workplace. सोसाइटी और ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा बेहतरीन होगी कब? जब हम वुमेन्स के टैलेंट को वर्क प्लेस पे लेके आएंगे। ओके, यानी कि वुमेन्स के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन हमने वो टैलेंट घर तक सीमित रखा है, केवल घर के किचन के काम तक सीमित रखा है, या ज़्यादा से ज़्यादा खेती तक सीमित रखा है। जब हम उसके टैलेंट को वर्किंग प्लेस पे लेके आएंगे, जब वुमेन घर को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, तो हमारे वर्किंग प्लेस पे क्यों नहीं हेल्प कर सकती? तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। ओके, इसके बाद बात की जाएगी सेल्फ रिलायंस की। ओके, ये हमारे ऑब्जेक्ट चल रहे हैं जो हमने जेम्स की आपसे बात की थी, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान की। तो पहले हमने डिस्कस किया ग्रोथ को, उसके बाद हमने डिस्कस किया मॉडर्नाइजेशन को, अब हम डिस्कस करेंगे सेल्फ रिलायंस को। ओके स्टूडेंट, इनकी हेल्प से आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस की बात की जाए, सेल्फ रिलायंस से मतलब आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस से मतलब होता है इसमें आत्मनिर्भरता, यानी कि हम अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरा करेंगे, नॉट डिपेंड टू एनी अदर पर्सन। हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी रखने की वजह से ही हमारे कंट्री के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम
क्रिएट हुई, अब हमें उनसे क्या करना है, बचना है। इसलिए बात की गई थी ग्रोथ करनी है अपने कंट्री के रिसोर्सेज से, हमें किसी और पर डिपेंड नहीं रहना, हमें अपने कंट्री के रिसोर्सेज से ही अपनी ग्रोथ करनी है। ओके, सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। ओवरकमिंग यानी उनको खत्म करना है, ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी कि ओवरकम करना है, क्या करना है, ओवरकम करना है क्या, एक्सटर्नल असिस्टेंस को। ठीक है, ओवरकम करना है किसको, एक्सटर्नल असिस्टेंस को, यानी कि उनकी ज़रूरत हो, हमें बाहर से यानी कि आउट ऑफ कंट्री से कोई भी सामान ना लें, ऐसी कोशिश करनी है, इनसाइड द कंट्री रिसोर्सेज से अपनी ज़रूरतें फुलफिल करनी है। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है दूसरे वर्डों में, डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। साफ साफ लिखा हुआ डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। डोमेस्टिक रिसोर्सेज से ही हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट किससे करना है हमको, डोमेस्टिक रिसोर्सेज से, यानी कि दूसरे कंट्रीज के ऊपर, अदर कंट्रीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम से कम लेके आना है। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन द 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ ओन रिसोर्सेज, यानी कि 5 ईयर प्लान का फोकस किस पे था कि ओन रिसोर्सेज को यूज करो इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी बिकॉज 2 रीजंस, इसकी हमें ज़रूरत थी, उसके मेन 2 रीज़न है। पहला है टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी, ओके, यहाँ लिख सकते हैं टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी। यानी कि फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना है, कोशिश करें बिल्कुल ख़त्म कर दें उसको, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि हर एक कंट्रीज़ के पास सारे के सारे रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ रिसोर्सेज के लिए उन्हें हमें अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन हम उसको बहुत कम कर सकते हैं, जितना मिनिमाइज़ हो सके उतना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन डिपेंडेंसी की वजह से 200 ईयर्स तक हमारे देश ने गुलामी झेली। ओके, स्लेवरी की थी ब्रिटिशर्स की। बात करें आगे, एज इंडिया वॉज रिसेंटली फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, अभी रिसेंटली इंडिया फ्री हुआ है फॉरेन कंट्रोल से, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस, मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज़ नेसेसरी to reduce our dependence on foreign countries especially for food। यानी कि हमें रिड्यूस करना है क्या, डिपेंडेंसी, इट नेसेसरी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी, हमारी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, कम करना है, ऑन फॉरेन कंट्रीज, अन्य देशों में, विदेशी देशों में, स्पेशली फॉर फूड, यानी कि फूड में हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, किसमें, स्पेशली फॉर फूड, फूड हमें अपनी ज़रूरत के लिए खुद से ही प्रोड्यूस करना है। ओके, नेक्स्ट है टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, ये फॉरेन इंटरफेरेंस की वजह से ही 200 ईयर तक हमारा देश गुलाम रहा था। टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि विदेशी देशों का, अन्य देशों की जो इंटरफेरेंस है हमारे कंट्री के अंदर, उसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, कोशिश करें हम उसे ख़त्म कर दें। सो देखें इसमें, इट वाज
feared यानी कि हमें डर है, the dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may increase foreign interference in policies of our country. अगर हम फूड के ऊपर डिपेंड रहें या फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहें या फॉरेन कैपिटल के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ हमारी पॉलिसीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ की इंटरफेरेंस इंक्रीज़ होगा। अब वो केवल अपने फ़ायदे की बात करेंगे, हमारे फ़ायदे की बात नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें फॉरेन इंटरफेरेंस को भी कम करना है। इस चीज़ को आप फिर से रिवाइज कर लें। सेल्फ रिलायंस में हमें क्या करना है, अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी करने पर फोकस करना है। ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, ओवरकम करना है, ख़त्म करने की कोशिश करनी है एक्सटर्नल असिस्टेंस को। आगे डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, हमें डेवलप करना है अपने कंट्री के रिसोर्सेज से। आगे टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी, विदेशों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे क्या करना है, रिड्यूस करना। कैसे, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड, यानी कि फूड की कंडीशन में हमें स्पेशली अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है। आगे बात करें फॉरेन इंटरफेरेंस की। फॉरेन इंटरफेरेंस में बात की जा रही है 3 चीज़ों की, फूड सप्लाई, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फूड सप्लाई, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल की, यानी कि इन तीनों पे हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी कम से कम करनी है। किसकी, अन्य देशों की, अदर कंट्रीज़ की। तो इससे हमारा कंट्री कैसा बन जाएगा, सेल्फ रिलायंस बन जाएगा। जो हमारे देश में अदर कंट्रीज़ की इंटरफेरेंस नहीं होगी तो हम अपने हिसाब से अपने लिए प्लानिंग कर सकते हैं और जिसका फ़ायदा सीधा सीधा हमारे कंट्री को मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट टॉपिक जो रह जाएगा जेम्स का वो रह जाएगा इक्विटी। ओके, अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का जो मतलब है, इक्विटी का जो मतलब है वो है सभी के लिए एक जैसा। ओके, सभी के लिए एक जैसा, इक्वल, यानी कि चाहे वो वीकर सेक्शन हो चाहे वो रिच सेक्शन हो, सबके लिए हमें क्या करना है, सेम टू सेम काम करके देना है। ओके, सबके लिए हमें इक्वल वर्क करके देना है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, जो हेल्प है गवर्नमेंट की, वो सबको इक्वली हो और नीडी सेक्शन को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को स्पेशली एक्स्ट्रा हो। देखें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाई देमसेल्फ मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग. So it is important to ensure that benefits of economic prosperity are availed by all sections, rich as well as poor. यानी कि जो हमारी बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के वो दोनों के लिए बराबर हों, रिच एज वेल एज पुअर, यानी कि पुअर और रिच सेक्शन के लिए दोनों के लिए अवेलेबल हों. In addition to objective of growth, modernization and self-reliance, equity is also important. बात को ध्यान से समझना. In addition to objective of growth, modernization and self-reliance, equity is also important. According to equity, every Indian should be able to meet his or her basic need. यानी कि इक्विटी में इस बात को कहा जा रहा है एवरी इंडियन मीट, हर एक हिंदुस्तानी अपनी बेसिक नेसेसिटीज नीड को, बहुत ज़रूरत को पूरा कर सके, जैसे फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. एंड इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस, यानी कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा, अनइक्वल, उसे हमें क्या करना, रिड्यूस करना है. तो इस पॉइंट को मैं मेंशन करूंगा. अकॉर्डिंग टू इक्विटी, बात करेंगे इक्विटी की, ये हमारा 4th पॉइंट है. इक्विटी की जब बात करेंगे अकॉर्डिंग तो लिखेंगे एवरी इंडियन should be able to meet his or her बेसिक नीड्स. क्या क्या बेसिक नीड्स हैं, फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर.
education and healthcare, and inequality in the distribution of wealth, यानी कि जो इनइक्वालिटी है, जो भेदभाव है, उसको क्या करना है, कम करना है। किसमें? वेल्थ में। शुड बी रिड्यूस्ड। ओके, तो ध्यान से समझेंगे फिर से। इक्विटी का मतलब एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट, हर एक इंडियन, हर एक हिंदुस्तानी एबल हो, सक्षम हो, टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, अपनी हिज और हर का मतलब मेल और फीमेल बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में एबल हो। कौन कौन सी बेसिक नीड्स हैं? फूड, भोजन, हाउस, मकान, घर, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य। यानी कि फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की फैसिलिटीज वो इंश्योर करता हो एवरी इंडियन। एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। इस सबसे क्या होगा? जो वेल्थ है, वेल्थ इज अ मनी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा, कम होगा। ओके, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो अनइक्वल है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि पुअर सेक्शन रिच होने की कोशिश करेगा। ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम में, वहाँ लिखा है जीडीपी इज नॉट अ प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ये वही वाला टॉपिक है, जीडीपी इज नॉट प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। यानी कि देश तरक्की तो कर रहा है, जीडीपी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन वेलफेयर का काम नहीं हो रहा। क्यों? उसके 4 पॉइंट थे, उसमें पहला पॉइंट था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। यानी कि कुछ लोगों के अमीर होने से या कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा अमीर होने से देश तो अमीर हो गया, लेकिन वेलफेयर का काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीडीपी हमारी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। कुछ लोग आज भी बहुत गरीब हैं, तो हमें उनको भी अपग्रेड करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है। ओके, सो इन शॉर्ट, इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। शॉर्ट में एक डेफिनेशन दी गई है, लिख देता हूं इसको। इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of all people and promote social justice। ठीक है, इक्विटी का एम क्या है? इक्विटी का ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विटी का मतलब क्या है? रेज द स्टैंडर्ड लिविंग। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे क्या करना है? ऊपर बढ़ाना है, यानी कि इसको अपग्रेड करना है। ऑफ ऑल पीपल, सभी की बात की जा रही है, ऑल पीपल, एंड प्रमोट, यानी कि इनको भी प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करना है इनको? सोशल जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस भी हमको क्या करना है? प्रमोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दें। ये हमारे टॉपिक थे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। उसमें जेम्स की बात की गई थी, ग्रोथ की बात, ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाएगी, मॉडर्नाइजेशन यानी कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक में स्पेशली विमेन की बात की जा रही है। विमेन को हमें अपग्रेड करना है, वर्किंग प्लेस पे लेके आना है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना है। उसके बाद है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब अपने अवेलेबल डोमेस्टिक रिसोर्सेज से हमको क्या करना है? तरक्की करना है, जिससे हमारी फॉरेन कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस कम होगा। हमें फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट बनना है, टेक्नोलॉजी खुद से अडॉप्ट करनी है, और उनका न्यू इनोवेशन इन्वेंशंस करने हैं। इक्विटी में बात की गई है कि हमें सभी के लिए एक साथ काम करना है, फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के लिए काम करना है, और जो स्पेशली वीकर सेक्शन है उसको हमें प्रमोट करके आगे लेके आना है। तो मेरी इस वीडियो से आप लोग इन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, और मैंने बोर्ड पे जो राइट डाउन किया उसकी हेल्प से आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।